शिक्षा हर औलाद को इतनी अच्छी मिले, न सड़क पर कोई माँ बाप मिले, न कूड़े में कोई बच्ची मिले। शिक्षा हर औलाद को इतनी अच्छी मिले। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम भक्तिन पाठ को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भक्तिन के पाठ को जो 4 परिच्छेदों में लेखिका ने बांट रखे थे, 3 परिच्छेद कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा परिच्छेद आज हम पढ़ेंगे। लेखिका महादेवी ने अपनी सेविका भक्तिन के साथ बीते हुए समय का और कुछ और उनके व्यक्तित्व के पहलुओं का वर्णन चौथे परिच्छेद में किया है। अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कौन कह रही थी? भक्तिन। और क्या कह रही थी कि जो लेखिका महादेवी है वो इतना अधिक काम करती है और उनका कोई हाथ नहीं बढ़ाता। उनके काम में मदद तो यानी कि भक्तिन कर रही है। तो वो बातें अमरबेल बहुत अधिक पड़ती है कि उसकी तरह बढ़ गई थी, यानी कि वो बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस बात को फैला रही थी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। इसी तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, यानी कि जो उनकी मालकिन महादेवी है ऐसा काम कोई नहीं जानता, ना ही उनका कोई काम में हाथ बटाना जानता है। पर वह समय कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है कि वो ये नहीं कहती थी, वो ये कहती थी कोई दूसरा नहीं बटाता। हालांकि वो ये खुद नहीं मानती थी कि मैं भी उनके काम में हाथ नहीं बटा सकती, यानी कि वो तो अनपढ़ थी और लेखिका का काम था पुस्तकों का कि लेखन कार्य वो करती थी, उसमें तो कोई हाथ नहीं बटा सकता था। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, यानी कि लेखिका के पास ही बैठी रहती और कहती रहती कि कुछ काम बताओ मैं कर दूं। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। यानी कि यह सच भी है कि वो बुद्धिमान थी। वो किसी न किसी ढंग से सहायता जरूर करती। कभी आंचल होता है साड़ी का पल्लू की, उससे मेरी जो चटाई है वो साफ कर दी, कभी पुस्तकों को बांधती, कभी ये चित्रों को इकट्ठा करती, यानी कि कुछ ना कुछ सहायता करती। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे उद्भासित हो उठती है। उद्भासित होता प्रकट होना, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक, आलोक होता प्रकाश। यानी कि जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो भक्तिन को बहुत खुशी मिलती है और यह उसके मुख पर जैसे ही स्विच दबाने से बल्ब में रोशनी आ जाती है उस प्रकार उसके चेहरे से पता लगता है। वह सोने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती हो और उसकी दृष्टि में वह व्यक्त आत्मघोष कहता हो कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। आत्मघोष अपनी बात, यानी कि वो उस पुस्तक को अपने सीने से लगाकर ऐसे एक्सप्रेशन देती, आंखों के पास ले जाती घुमा फिरा कर, और मन के अंदर इतनी खुशी उसको होती और यानी कि वो ऐसे ढूंढ रही होती, यानी कि उसकी अपने मन के अंदर ही आवाज आ रही है कि शायद मैंने भी इनकी पुस्तक छपी है तो मैंने भी कितनी सहायता उनकी की थी, यानी कि वो अपने सहायता का अंश यानी कि भाग उसमें ढूंढने का प्रयत्न करती मानो। और ऊपर ऐसे अमर बेल सी अलंकार शैली का प्रयोग लेखिका ने यहाँ किया है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। यह स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक कौन सा है कि जो पुस्तक लेखिका की प्रकाशित होती उसमें लेखिका खुद भक्तिन का सहयोग बताती हुई कहती है कि सच है वो मेरी मदद करती है, कि मैं इतनी अपने काम में बिजी हो जाती हूँ मुझे भूख प्यास का पता ही नहीं लगता, तो वो मेरी भूख शांत करने के लिए कभी मेरे लिए दही लेकर आती है, कभी तुलसी की चाय, यानी कि मुझे कुछ कष्ट सहन करने ही नहीं देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, दिन के कार्यभार यानी कि दैनिक कार्य से निपटारा पाकर जब लेखिका शाम को लेख समाप्त कर यानी कोई लेखन कार्य समाप्त करके
करने या भाव को छंदबद्ध करना, यानी कि कविता छंदबद्ध करना, छंदों में बांधना। कोई कविता करने लेखिका जब बैठती है तब छात्रावास की रोशनी बुझ सकती है। पास में ही जो छात्रों का हॉस्टल है, यानी कि वहाँ की जो बिजली है, वो बल्ब हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि रात काफ़ी हो जाती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैतानी फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। हिरनी लेखिका की जिसका नाम सोना था। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, यानी कि कुत्ता भी सो जाता है। कुत्ते का नाम क्या है? बसंत। और बिल्ली गोदूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती है। बिल्ली का नाम गोदूली है, वो भी सो जाती है। यानी रात को जो पशु पक्षी लेखिका के होते हैं वो सो जाते हैं। लेखिका पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए वो अपने घर के अंदर पशु और पक्षियों को रखती थी। और साथ ही उन्होंने अपनी हिरनी के ऊपर, अपनी बिल्ली पर, अपने कुत्ते के ऊपर रचनाएं भी लिखी थी। नीलकंठ मोर के ऊपर एक रचना भी लिखी थी उन्होंने। तो वो बताती है कि उस टाइम जो मेरे पशु पक्षी हैं वो भी सो जाते हैं, और आस पास में जो रहने वाले हैं वो भी सो जाते हैं। जो छात्रावास है उसकी लड़कियां वो भी सो जाती हैं, पर मुझे रात की निस्तब्धता होती है, गतिहीनता। मैं अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती रहती है। यानी कि जब मैं मेरी रात को लेखन कार्य करती हूँ तो भक्तिन जागती रहती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिराने रखे रेक रेक एक लकड़ी का पात्र होता है सामान रखने के लिए की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। यानी कि मेरी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है और रात को मेरे साथ जागती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। अपने बारे में लेखिका बताती है आत्मकथात्मक शैली की, जैसे ही मैं सुबह जल्दी उठा करती हूँ। और भक्तिन तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। क्यों जागना पड़ता है? क्योंकि इतने पशु पक्षी उन्होंने रख रखे हैं। और बता भी रही है लेखिका कि सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल हो जाती है, बेचैन हो जाती है। इसलिए बसंत नित्यक्रम, यानी नित्यक्रम सोच के लिए कि दरवाज़ा खुलवाना पड़ता है। गोदली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है कि बिल्ली भी सुबह होते ही, और वैसे भी पशु पक्षी होते हैं वो सुबह ही चहचहाना और अपनी क्रियाएं मनुष्य से जल्दी करने लग जाते हैं। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथीन भक्ति नहीं रही है। यानी मैं कहीं भी घूमने गई हूँ तो मेरे साथ में ही भक्तिन जाया करती थी। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चला करती थी, यानी कि लेखिका के साथ रहती थी और आगे आगे चलती थी। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। यानी कि जब धूल उड़ती थी तो वो मेरे पीछे रहती थी, कहीं की धूल लेखिका के ऊपर ना आ जाए। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती थी। यानी कि लेखिका के हर वक्त, रात को, सुबह को, दिन में कहीं जाती हो, भक्तिन उनके साथ रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। यहाँ युद्ध की बात हुई है 1962 में, जो चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था। तो उस समय का लेखिका वर्णन करते हुए कहती है कि जब ये युद्ध हो रहे थे तो लोग डरे हुए थे, आतंकित डरे हुए। और जो भक्तिन के बेटी, दामाद, नाती, वो सब लेखिका भक्तिन को बुलाने आ गए थे गांव में ले जाने के लिए। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं गई। यानी कि लेखिका को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। सो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। यानी कि भक्तिन और लेखिका के बीच संबंध इतना गहरा हो चुका था कि वो उनके बार बार बुलाने के बाद भी उनके साथ नहीं जाती थी। रुपए पैसे दे देती थी, हाल चाल पूछ लेती थी, लेकिन लेखिका से दूर जाना भक्तिन को कभी भी मंजूर नहीं था। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी। पलायन वृत्ति होता है भागने के लिए तत्पर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। युद्ध के भूत यानी युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया था, तो लोग वीरता की जगह डरने लग गए थे। एक स्थान को छोड़कर मौत के डर से
कि दूसरे स्थान जा रहे थे जहाँ सुरक्षित वो रहते हों, खाने पीने का वहाँ सामान उनको मिले। तब भक्तिन पहले ही बार सेवक की विनीत मुद्रा विनय भाव से मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई कि आप मेरे साथ गांव चलो। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। दीवार होता दीवार, दीवार में किले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में, हंडिया होती है मिट्टी के मटकी, संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छिंके में यथाविधि विधि के अनुसार एकत्र करके रख देगी। यानी कि लेखिका को भक्तिन कहती है कि आप मेरे साथ गांव चलो, हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे और आपकी जो वहाँ रहने का प्रबंध है वो मैं सही ढंग से कर दूंगी, कि आप जो लेखन कार्य है वो भी नहीं रुकेगा। कहने का तात्पर्य तो यही है कि जो आपके जो कागज पत्र हैं, जो आपके स्याही हैं, वो मैं संभाल कर वहाँ रखूंगी, किताब हैं वो हैं, और आपके जो सोने का प्रबंध है, खाने पीने का है, जो कपड़ों का है, वो मैं ठीक ढंग से यहाँ कर दूंगी, आप मेरे साथ चलो। लेखिका बताती है कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे चलूं आपके साथ। ये तो मैंने इसलिए लेखिका बताती है कि कह दिया कि भक्तिन को छुट्टी ना देनी पड़ी। पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, हैरान कर दिया। जो जवाब भक्तिन ने दिया, भक्तिन ने क्या कहा, भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपए गड़ा रखा है। यानी कि रहस्य में बात बताई कि आप फिक्र मत करो, मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपए मैंने छुपा कर रखे हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा। 5 बीसी, बीसी ये पहले की सिक्के होते थे, 10 बीसी 25, अब तो ये नहीं चलते हैं। और उस समय के 5 रुपए आज 500 की बराबरी करते थे। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर नहीं आई, सब ठीक हो जाएगा। तब यहीं लौट आएंगे कि इतने पैसे हैं, इतने दिन हम वहाँ गुजारा कर लेंगे, फिर वापिस आ जाएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता होती है महानता के डायनामाइट के ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। यानी कि मैं सोचती थी कि भक्तिन कितनी कंजूस है और इधर उधर वो पैसे करके कहाँ ले जाती है। उसका जो अवगुण था, आज वो इसकी महानता, जो पैसे उन्होंने हमारे लिए रखे थे और मेरे को देने के लिए तैयार हो गई थी, वो उसके अवगुण को उड़ा कर ले गई। यानी कि उसके अवगुण सारे धुल गए थे। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। लेखिका कहती है कि इतने रुपए तो ज्यादा नहीं हैं, लेकिन रुपयों से कितना प्यार था भक्तिन को, और फिर वो ऐसे पैसों का परित्याग कर देती है, मेरे ऊपर न्यौछावर कर देती है। तो मैं मेरे महत्व को समझती हूँ कि भक्तिन मेरे प्रति कितनी समर्पित थी, कितना प्रेम भाव था। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यानी कि वो लेखिका की नौकर थी। यह कहना कठिन है, लेखिका बताती है कि सेवक स्वामी का संबंध हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर सेवक को अपनी सेवा से हटा नहीं सके, कि मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं इसको उठाऊं। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं हो सकता जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। यानी कि लेखिका ने कई बार गुस्से में आकर भक्तिन को जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हंसकर बात को टाल दी। यानी कि ये तो स्वामी और सेवक का काम नहीं हो सकता। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। यानी कि भक्तिन को हम नौकर कह दें तो इतना ही गलत होगा जैसे कि अंधेरा और उजाला और आंगन में फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। जितनी हैसियत उजाले की होती है, अंधेरे की होती है, ये प्रतिक्रियाएं होती रहती है, उसी प्रकार से हम भक्तिन को मैं यहाँ पर सेविका नहीं मान सकती। जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। यानी कि जो दिन रात ये फूल और ये
आम के सेवक जो यहाँ लेखिका ने कहा है कि किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर ज़रूरी है अंधेरा उजाला, उसी प्रकार अगर उसके गुण और अवगुण या मैं चाहूँ या ना चाहूँ तो मैं उनसे दूर, लेखिका कहती है कि मैं अपनी सेविका से दूर नहीं रह सकती। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं होती है, बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। अपने जीवन के बारे में लेखिका बताती हैं कि परिवार की जो परिस्थितियां थी या कोई उनके अंदर बुराइयां होती है तो जीवन के अंदर वो दबा हुआ स्नेह, जो प्यार और सहानुभूति की चमक हमेशा नीचे दबी रहती है और वो ऐसे लोगों के संपर्क से आने से बाहर निकलती है। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों की समान उड़ जाती। कहने का भाव है कि जो हॉस्टल की लड़कियां थी वो लेखिका के करीब थी, वो बार बार लेखिका के पास आती रहती थी, कभी चाय वहाँ पीती थी, कभी उनका नाश्ता चखती थी, और जैसे ही लेखिका बाहर जाती वो भी वहाँ से चली जाती। भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती, इन्हें आने में रुकावट न हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी कि भक्तिन किसी के हाथ का लगा हुआ खाना नहीं खाती थी, इसलिए वो अपना खाना है वो अलग से सुबह ही बनाकर ऊपर दोनों समय का रख देती थी कि लड़कियों को आने में दिक्कत ना हो। खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती, जो अपना नियम के अनुसार जो उसने पवित्र छत का एक कोना बना रखा था उसके ऊपर बैठकर वो अपना खाना खाती थी। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से वे भी भक्तिन विशेष परिचित है, यानी कि मेरे जो जान पहचान वाले हैं, जो मेरे साहित्य साथी हैं, साहित्यकार, उनसे भी लेखिका बताती हैं कि भक्तिन जान पहचान कर चुकी है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करता है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विसम्मित कर देने वाली है। सहज बुद्धि विसम्मित यानी कि मुझको इस बात की हैरानी होती है कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे जान पहचान वाले हैं, जो मेरे साहित्यकार साथी हैं, वो मेरे को जितना सम्मान देते थे भक्तिन उनको उतना ही सम्मान देती थी। वो मेरे साथ व्यवहार करते थे उसी प्रकार से भक्तिन उनके साथ व्यवहार करती थी। ये उसकी बड़ी बुद्धि हम कह सकते हैं, हैरानी की बात होती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से सम्रण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा की वेशभूषा देख ली, उसी का नाम उसी तरह रख दिया। जिस प्रकार हम किसी का बड़ा कोई हो तो उस हिसाब से रख देते हैं, कोई छोटा है तो उसका उसी हिसाब से नाम रख देते हैं, तो उसी हिसाब से आकार और वेशभूषा के हिसाब से लेखिका कहती है कि वो मेरे परिजनों को उसी प्रकार से नाम से जानती थी। और किसी को तो अपभ्रंश भारतीय प्राचीन भाषा है। अपभ्रंश कवियों ने अपभ्रंश भाषा को ग्रामीण देशी भाषा कहा है, तो शायद में लेखिका यही बताना चाहती है कि यहाँ किसी देशी नाम से सेविका मेरी जो भक्तिन है वो मेरे साथियों को पुकारती होगी, कहती होगी, उनका नाम ऐसे ही कुछ लेती होगी। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, ज्ञान तो बढ़ गया कविता और कवि साहित्यकारों के साथ रहने में, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का हो कवित लिखत जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। यानी कि कविता के बारे में ज्ञान तो भक्तिन को हो चुका है, लेकिन वो आदर अब तक उनके आदर सम्मान वो किसी को नहीं दे पाई, कि वो ऐसे ही कह देती है कि ऐसी वेशभूषा है उसकी, वो क्या कविता लिखेगा। तब ऊ कुछो करियो धरियो ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरियो। अगर कोई कविता लिखता है गाता तो बस इतना ही कहती है कि कुछ करता धरता नहीं है, बस गली गली में गाता बजाता फिरता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। आदर सम्मान तो वो अपने हिसाब से दे ही देती है, जिस प्रकार से वो एक देहातीन देना जानती है। लेकिन
किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता। इसका वर्णन लेखिका ने यहाँ किया है कि विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता, यानी कि कोई जेल चला जाता, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन दुखी होकर बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तो न रहा, अब परलई होई जाई। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, यानी कि उस लड़के बीता बीता यानी इतने छोटे छोटे लड़कों को जेल में ले जाया जा रहा है। कलयुग आ गया है, कलयुग यानी कलयुग आ गया है, परलय यानी अब तो परलय हो जाएगा। उनकर माई उस माँ को यानी उस लड़के की माँ को लाट यानी कि वायसराय के साथ लड़ना चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती रहती कि कोई उनसे लड़ो जाकर, इतने इतने छोटे छोटे लड़कों को जेल में लेके जा रही हैं, कलयुग आ गया, महाकलयुग आ गया, ऐसी ऐसी बातें करती रहती। यानी दुखी होती जब इनको पता चल जाता कोई छोटे लड़के को, कोई विद्यार्थी को जब जेल के अंदर बंद कर दिया जाता। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती, यानी सब लोगों के प्रति उसकी हमेशा सहानुभूति ही रहती। भक्तिन के संस्कार ऐसे ही हैं। और एक बात बता रही हैं कि कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवारें देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं, यानी जेल से बहुत डरती है। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। यानी कि जेल से तो बहुत डरती है, लेकिन इससे ज्यादा डर उसको मेरे से अलग होने का है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी की धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। यानी जब कोई कहता है कि लेखिका को जेल होगी तो वो पहले ही अपनी तैयारी करने लग जाती है मेरे साथ जाने के लिए, क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता कि मैं कहती हूँ कि जेल के अंदर आप मेरे साथ नहीं जा सकती, पर वह नहीं मानती। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित, यानी कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल पहले लेखिका ने दिया था हनुमान जी का, कि किस प्रकार लेखिका का अंत तक वो साथ देना चाहती थी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहां नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। यानी कि मुझको अकेले नहीं छोड़ सकते, ये गलत है। और नौकर को साथ जेल ले जाना ये अन्याय नहीं। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। लाट वायसराय, यानी कि अगर वायसराय अकेले लेखिका को जेल में ले गए और भक्तिन को पीछे छोड़ गए तो इस वजह से लड़ेगी वो कि मैं साथ जाऊंगी, ना कि ये कि आप लेखिका को वहां क्यों लेके जा रही हो। किसी की माई यदि बड़े लाट से नहीं लड़ सकती तो ना लड़े, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चलेगा। ऐसी विषम होती है कठोर प्रतिद्वंदियों विपरीत स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ जिसको समझा ना जा सके, कि एक तो वो जेल से इतनी डरती है और फिर साथ जाने के लिए तैयार है, जेल के अंदर रहने के लिए। इस तरह की जो कठोर विपरीत बातें हैं लेखिका कहती है वो तो मेरी कल्पना के समझने के ही बाहर है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। काव्यात्मक शैली का सुंदर लेखिका ने यहाँ प्रयोग किया है और साथ ही इस सत्य को हमारे सामने रखा है कि मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा यानी कि जब मेरे को मौत आएगी, उस समय ना तो कोई धोती साफ करने का अवकाश समय मिलेगा, ना सामान बांधने का, और ना भक्तिन को अधिकार रहेगा मुझको रोकने का, और ना मुझे भक्तिन को अपने साथ ले जाने का। तब चीर विदा यानी लंबी जुदाई के अंतिम क्षणों में लेखिका इस बात के लिए बहुत दुखी है कि इस देहातिन यानी इस भक्तिन बूढ़ी, वृद्धा बूढ़ी
क्या करेगी अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैं क्या करूँगी अगर ये मेरे से दूर हो जाएगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। अंतिम लाइनों में लेखिका यह बताना चाहती है कि जो मैंने भक्तिन की कहानी बताई है ये अधूरी है, क्योंकि भक्तिन की ना तो मृत्यु हुई है, ना उसको कोई लेने के लिए आए हैं, ना कुछ और यहाँ घटित हुआ है, कि ये कहानी अधूरी है और इसके आगे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं इसको पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि पूरा करने में हो सकता है भक्तिन मुझसे अलग हो सकती है या मैं उससे अलग हो सकती हूँ। मैं इसको मेरे साथ ही रहते हुए इस कहानी को दी एंड करना चाहती हूँ। आशा है कि आपको भक्तिन पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।